हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज की पिछली वीडियो में हमने ये एसेट एलोकेशन क्या चीज होती है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं और आप इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये समझा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो डिटेल एग्जांपल्स शेयर करूंगा विद टू डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एसेट एलोकेशन, जिनके नाम मैं वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा टू इलस्ट्रेट कि आप इन दोनों में से किसी भी अप्रोच को कैसे बड़ी आसानी से अपनी स्पेसिफिक गोल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो और आज की वीडियो, इन दोनों वीडियोस में हमने जो एक्सेल शीट्स डेवलप की हैं और आपके साथ वॉक थ्रू किया है। अगर ये दोनों एक्सेल शीट्स आपको रेडी रेफरेंस के लिए चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं इन दोनों शीट्स को आपके लिए अवेलेबल करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और भी आसानी हो अपनी एसेट एलोकेशन एक्सरसाइज इंप्लीमेंट करने में। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले मेरे जो विचार हैं एसेट एलोकेशन के बारे में, उसके क्विक रिकैप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सभी मोस्टली वही पॉइंट्स हैं जिसके हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन की थी। लेकिन अगर कोई ऐसे दर्शक हैं, ऐसे कोई व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को केवल देख रहे हैं, पिछली वीडियो को उन्होंने नहीं देखा है, तो उनके लिए मैं एक क्विक रिविजन करना चाहता हूं ताकि सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए, रिकैप हो जाए। तो जैसे हमने बात की थी, एसेट एलोकेशन इज द गार्ड अगेंस्ट द अननोन। चूंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी एसेट क्लासेस किस साल में कैसे परफॉर्म करने वाली हैं, तो वी यूज इट एज एन इंश्योरेंस फॉर व्हाट वी कांट कंट्रोल, व्हाट वी डोंट नो, राइट। क्योंकि हमें पता नहीं कि कैसे एसेट क्लासेस किस तरह की परफॉर्मेंस देने वाले हैं किस साल में, तो हम एसेट एलोकेशन को यूज करते हैं एज अ गार्ड अगेंस्ट द अननोन, एज एन इंश्योरेंस फॉर व्हाट वी कांट कंट्रोल। दूसरी पॉइंट, एसेट एलोकेशन इज यूजफुल, वेरी यूजफुल, एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। डिफाइन योर ओन, यू शुड डिफाइन योर ओन एसेट एलोकेशन, यू शुड डिफाइन योर ओन एसेट एलोकेशन पैटर्न। ये जो 100 माइनस एज, 110 माइनस एज वाली फॉर्मूला की हमने बात की थी पिछली वीडियो में, वो भले ही एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपकी थॉट प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप जहां पे कंफर्टेबल हो, वैसी एसेट एलोकेशन आप डिफाइन करोगे। देर इज नो परफेक्ट एसेट एलोकेशन। ये जो लोग परफेक्ट एसेट एलोकेशन के पीछे पड़े रहते हैं, उसको चेज करते रहते हैं, उनको कभी भी परफेक्ट एसेट एलोकेशन नहीं मिल सकता। दैट एसेट एलोकेशन इज द परफेक्ट वन फॉर यू, विच लेट्स यू अचीव योर गोल्स एंड लेट्स यू स्लीप पीसफुली। अगर ये दोनों चीजें आपकी अपनी एसेट एलोकेशन से हो जा रही हैं, तो दैट इज ऑल यू नीड, दैट इज द परफेक्ट एसेट एलोकेशन फॉर यू। तो you have to see what works for you. It should primarily depend on the time horizon of the financial goal. जितनी लंबी टाइम होराइजन होगी, इक्विटी एलोकेशन आप उतना ज्यादा रख सकते हो, उतनी ज्यादा इक्विटी एसेट एलोकेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो और उसको धीरे धीरे कम कर सकते हो। जितनी कम टाइम होराइजन होगी, आपकी डेट एलोकेशन उतनी ज्यादा होगी और उसमें आपके पास फ्रीडम, लीवे भी कम है टू इनकॉर्पोरेट इक्विटी। फिर डिफरेंट गोल्स के लिए, चूंकि जैसे हमने ऑलरेडी इस बात को हाईलाइट कर ही दिया कि जैसे जैसे टाइम होराइजन कम होती जाती है, आपकी इक्विटी एलोकेशन कम होनी चाहिए। उसी चीज को यहाँ पे फिर से हाईलाइट किया हुआ है कि डिफरेंट गोल्स के लिए, जो कि आपके डिफरेंट गोल्स डिफरेंट टाइम होराइजन के होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ मीडियम टर्म, इंटरमीडिएट टर्म गोल्स होते हैं, और कुछ गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन वगैरह आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकती हैं। तो उन सभी गोल्स के लिए आपकी जो एसेट एलोकेशन पैटर्न होगी वो डिफरेंट होगी। आप एक ही एसेट एलोकेशन अलग अलग गोल्स के लिए इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वो काफी डेंजरस, काफी रिस्की हो सकता है। और फाइनली, यू हैव टू इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली, रीबैलेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। रीबैलेंसिंग कैसे करनी है वो हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल में डिटेल डिस्कशन की, डिटेल न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश की। रीबैलेंसिंग कैसे कर सकते हो? विद अ फोकस ऑन द फाइनेंशियल गोल एंड टारगेट कॉर्पस। आपकी जो टोटल फोकस होनी चाहिए, पिछली वीडियो में हमने काफी स्ट्रेस किया था इस पॉइंट पे कि आपकी जो फोकस होनी चाहिए, टोटल जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में फोकस होनी चाहिए, दैट हैज टू बी ऑन द फाइनेंशियल गोल एंड द टारगेट कॉर्पस। रिटर्न्स डोंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द टारगेट कॉर्पस। अगर आप कम रिटर्न से भी अपनी टारगेट कॉर्पस अच्छी एसेट एलोकेशन करके, प्रूडेंट एसेट एलोकेशन करके अचीव कर पा रहे हो, तो दैट इज ऑल गुड एंड फाइन फॉर यू। यू डोंट हैव टू चेज हाई रिटर्न्स। और पोस्ट रिटायरमेंट एसेट एलोकेशन की हमने ऑलरेडी उस वीडियो में थोड़ी डिस्कशन की थी। ये एक बड़ा चैलेंज है, एक डिफिकल्ट चैलेंज है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। प्लीज रिमेन पोस्टेड, क्योंकि ये भी एक बहुत ही डिफिकल्ट एस्पेक्ट है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी है। क्योंकि हमें केवल गोल्स तक, यानी कि अपने रिटायरमेंट तक ही नहीं पहुंचना है, उसके बाद भी उसको एंजॉय करना है। अगर आप अपने टारगेट कॉर्पस तक पहुंच गए हो, तो यू हैव टू बी एबल टू एंजॉय इट एंड लिव योर लाइफ पोस्ट रिटायरमेंट। तो उसकी डिस्कशन मैं अलग से करूंगा, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट एसेट एलोकेशन इज अ डिफरेंट बीस्ट, इट इज अ डिफरेंट एनिमल, एंड वी नीड टू डिस्कस इट इन मोर डिटेल इन अ सेपरेट वीडियो। तो ये एक रिकैप है रिगार्डिंग माय व्यूज अबाउट एसेट एलोकेशन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन।
जैसे हमने उस वीडियो में भी एग्जांपल्स देखे थे, दो तरह की एसेट एलोकेशन पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, जो मुझे लगता है कि दोनों में से जो भी आपकी कंफर्ट लेवल ज्यादा हो उसमें से एक को आप चुन के वहां पे आप एसेट एलोकेशन उस हिसाब से फॉलो कर सकते हो। पहले वाले को मैं स्टेयरकेस पैटर्न बोलता हूँ, स्टेयरकेस एसेट एलोकेशन बोलता हूँ। दूसरे वालों को मैं रैंप पैटर्न बोलता हूँ, रैंप एसेट एलोकेशन पैटर्न बोलता हूँ। इन दोनों की डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में की हुई थी और इस वीडियो में मैं दोनों के एक एक एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, जस्ट टू इलस्ट्रेट कि इन दोनों एग्जांपल्स को आप कैसे इजीली, बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फ्रेमवर्क में। दोनों एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर्स, कुछ एग्जांपल्स, एक एडवाइजरी मैं आपको देना चाहता हूं। कंसिडर these examples as ignitions or starting points to get your thought process started on the right track. इन दोनों एग्जांपल्स को किसी सेट इन स्टोन रूल या किसी गोल्डन रूल की तरह फॉलो मत करो। अपनी रूल आप खुद डिफाइन करोगे, उसकी भी डिस्कशन हम करेंगे कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। These examples should only serve as ignitions, एक स्पार्क की तरह काम करने चाहिए कि आपके थॉट प्रोसेस इनिशिएट हो जानी चाहिए कि अच्छा ठीक है, एसेट एलोकेशन आप इस तरह से कर सकते हो, स्टेयरकेस पैटर्न क्या होता है, रैंप एलोकेशन क्या होती है। इन दोनों के एग्जांपल्स को देखने के बाद आपकी थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए कि कैसे आप एसेट एलोकेशन कर सकते हो। लेकिन डोंट फॉलो दीज एग्जांपल्स ब्लाइंडली, मेरी एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरी, think deeply, regularly, and then define your own asset allocation or consult your financial advisor for this very important step of financial planning. Financial planning में हम अक्सर बात करते हैं कि किस एसेट क्लासेस में आपको इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, क्या अमाउंट होनी चाहिए, क्या एसआईपी का अमाउंट होनी चाहिए, किस हिसाब से आप उसको स्टेप अप कर सकते हो, हर साल बढ़ा सकते हो। तो इन सभी चीजों की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन एसेट एलोकेशन एक इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, और जब बात होती भी है तो उतनी डिटेल में नहीं होती है। तो मैं उसी को एड्रेस करना चाहता हूँ, एग्जांपल्स क्रिएट करके, एग्जांपल्स दिखा के आपको अच्छे से डिटेल डिस्कशन करके आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप एसेट एलोकेशन कर सकते हो। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, 90% ऑफ द रिटर्न्स और 90% ऑफ द रिजल्ट्स यू गेट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट जर्नी आर बेस्ड ऑन योर एसेट एलोकेशन डिसीजंस, नॉट बेस्ड ऑन अदर डिसीजंस। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि एसेट एलोकेशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं अननोइंगली, इनएडवर्टेंटली। लेकिन उस चीज को हमें एड्रेस करना है कि इस चीज को आप कैसे इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हो, समझ सकते हो। आखिरी बात, डोंट कंपेयर विथ अदर्स और आस्क अदर्स फॉर एडवाइस ऑन दिस। देयर इज नो परफेक्ट एसेट एलोकेशन। कोई भी, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की और इस वीडियो के रिकैप में भी बात की, परफेक्ट एसेट एलोकेशन को चेज करना बंद कर दें। एक एसेट एलोकेशन से आप स्टार्ट करें, देखें कि आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं या नहीं, उसको ट्वीक करें, उसको अपडेट करते रहें, उसको चेंज करते रहें अगर जरूरत है तो, और फिर फाइनली आप एक कंफर्टेबल लेवल पे पहुंच जाओगे कि कौन सी एसेट एलोकेशन आपको सूट करती है। इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट, एक्सपीरियंस, नीड्स एंड सिचुएशन। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एसेट एलोकेशन खुद डिसाइड कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, उनके साथ कंसल्ट करके, एडवाइस करके डिसाइड कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली आपको वो डिसाइड करना है। और दूसरी बात, डोंट कंपेयर योर एसेट एलोकेशन विद अदर पीपल्स एसेट एलोकेशन। जो एसेट एलोकेशन दूसरे के लिए कंफर्टेबल हो सकता है आपके लिए उतनी कंफर्टेबल, आपके लिए उतनी सूटेबल ना हो। जो एसेट एलोकेशन आपके लिए परफेक्टली काम कर रही हो सकता है वो एसेट एलोकेशन दूसरे लोगों के लिए उतनी इफेक्टिव ना हो, उतनी रीजनेबल ना हो। तो चूंकि कोई ऐसी परफेक्ट एसेट एलोकेशन नहीं होती है, इसलिए दूसरे लोगों से कंपेयर करना बंद कर दें। केवल इस चीज पे फोकस करें कि वो एसेट एलोकेशन आपको टारगेट कॉर्पस तक पहुंचने में मदद कर रही है या नहीं, और साथ ही साथ आपको एंजाइटी से दूर रखने में, आपको पीसफुली स्लीप करने में मदद कर रही है कि नहीं। अगर आप कंपेयर करते हो अपनी एसेट एलोकेशन अपने पड़ोसी से और उसकी 80% इक्विटी एलोकेशन है और उसको बड़े मजे आ रहे हैं, वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, वो आराम से हैंडल कर पा रहा है, लेकिन अगर 80% इक्विटी एलोकेशन रख के आपको रातों की नींद आपकी चली जा रही है, आप ये चिंता कर रहे हो कि मार्केट कब नीचे चला जाएगा, मेरे सारे पैसे चले जाएंगे, आपको चिंता हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस में रह रहे हो, तो वो इस तरह की एसेट एलोकेशन इज वेस्ट फॉर यू। इट विल नॉट हेल्प यू, क्योंकि हो सकता है आप इतनी एंजाइटी में पड़ जाओ, इतने स्ट्रेस्ड हो जाओ इवेंचुअली कि आप अपनी सारी की सारी एसेट एलोकेशन पूरी बिगाड़ दो, इक्विटी से पूरे पैसे निकाल लो और अपने सारे पैसे इवेंचुअली डेट में डाल दो। तो उस तरह की एसेट एलोकेशन आपको हेल्प नहीं करने वाली। इसलिए जो चीजें दूसरों के लिए काम कर रही हैं, जरूरी नहीं कि आपके लिए काम करें। जो हो सकता है आपके लिए काम कर रही हो, दूसरों के लिए हो सकता है वो काम ना करे। तो आपको केवल ये डिफाइन करना है कि आपके कंफर्ट, एक्सपीरियंस, नीड्स और सिचुएशन के हिसाब से कौन सी एसेट एलोकेशन आपके लिए काम कर रही है, आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है। तो आफ्टर ऑल दैट डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल पे जाते हैं। पहली एग्जांपल मैं ले रहा हूं चाइल्ड एजुकेशन की, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसमें नंबर्स भी हाइपोथेटिकल है। मैं केवल आपको इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हो, आप रिटायरमेंट के लिए भी इसी तरह से प्लान कर सकते हो। उसकी भी हम एग्जांपल अभी तुरंत देखने वाले हैं।
तो पहली वाली जो केस ले रहा हूं मैं वो एक स्टैगर्ड यानी कि स्टेयरकेस एसेट एलोकेशन की एग्जांपल ले रहा हूं, जिसमें कि इक्विटी एलोकेशन कुछ सालों के लिए ऐसी रहती है, फिर अचानक से ड्रॉप करके 5%, 10%, 20% कम करके एक डिफरेंट लेवल की एसेट एलोकेशन हो जाती है, फिर घटा के फिर ऐसे धीरे धीरे करके 0% इक्विटी एलोकेशन तक आप पहुंचते हो। और उसी का मिरर इमेज डेट एलोकेशन आपकी 0% या 20% या 40% से स्टार्ट होती है डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल, और उसको बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे आप 100% तक ले जाते हो एज यू गेट क्लोजर टू द टाइम होराइजन ऑफ योर स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल। यहाँ पे स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल एग्जाम्पल के लिए हमने चाइल्ड एजुकेशन ली है। तो हम आ गए हैं दोस्तों अपनी पहली एग्जाम्पल यानी कि चाइल्ड एजुकेशन की फाइनेंशियल गोल की एक्सेल शीट पे। तो हम यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं गोल है चाइल्ड एजुकेशन, करंट इन्वेस्टमेंट हमने 0 लिया, यानी कि ये फाइनेंशियल गोल के लिए, इस फाइनेंशियल गोल के लिए करंटली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने 0 से स्टार्ट किया है। टाइम गोल है 15 साल, हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 15 साल की टाइम होराइजन दी है। ये 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं। अगर आपने वेल इन एडवांस अपनी चाइल्ड एजुकेशन के लिए इन्वेस्टिंग शुरू कर दी है तो ये 20-22 साल भी हो सकते हैं, लेकिन हमने एक एवरेज नंबर 15 साल की टाइम होराइजन दी है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर 1 to 15 15 सालों की टाइम होराइजन है, तो हमने 15 सालों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ नंबर्स हमने लिए हैं कि पहले साल में ईयर 1 में इस फाइनेंशियल गोल के लिए केवल चाइल्ड एजुकेशन के लिए 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की गई है। सालाना इन्वेस्टमेंट, पूरी एनुअल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है। अब यहाँ पे हमने डिसाइड किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें, चूंकि हम यहाँ पे एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो ये दोनों कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है। इस थर्ड कॉलम में हम ये देख रहे हैं कि डिजायर्ड इक्विटी एलोकेशन कितनी है, कि अपनी इक्विटी एलोकेशन आपको कितनी रखनी है। अपनी कंफर्ट के हिसाब से आपने डिफाइन किया हुआ है कि मुझे शुरुआत करनी है 60% इक्विटी एलोकेशन से और 40%, 100 - 60 यानी कि 40% डेट एलोकेशन से। तो 60% इक्विटी और 40% डेट से आपने स्टार्ट किया है, उसको 4 सालों तक कंटिन्यू किया है। 4 सालों के लिए आपकी इक्विटी एलोकेशन 60% है और डेट एलोकेशन 40% है। उसके बाद आपने अपनी इक्विटी एलोकेशन को 4 सालों के बाद स्टेप डाउन कर दिया है। 4 सालों के बाद फर्दर 4 सालों के लिए यानी टोटल 8 साल जब हो जाएंगे तब तक के लिए आपने 40% कर दिया। तो 5वें साल में आपकी इक्विटी एलोकेशन 40% है और डेट एलोकेशन 100 - इक्विटी एलोकेशन यानी कि 100 - 40 60% हो गई। तो जितनी आपने इक्विटी एलोकेशन घटाई उतनी ही डेट एलोकेशन बढ़ गई। और फिर 4 सालों के बाद आपने डिसाइड किया कि 9वें साल में आपने 20% इक्विटी एलोकेशन रखनी है। तो फिर से आपने 20% घटा दी, 40 से घटा के 20% कर दी, और उसी तरह से डेट एलोकेशन आपकी 60% से बढ़ के 80% हो गई। और आखिरी के 3 सालों में यानी कि 13, 14, 15 सालों की तो टाइम होराइजन ही है, तो यहाँ पे तो आपको पैसे चाहिए, यानी कि आपकी चाइल्ड की एजुकेशन होनी है, तो आपको तो यहाँ पे पूरे के पूरे फंड्स चाहिए। और उसके बाद पूरी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स पे आप डाल दोगे, पूरी डेट एलोकेशन आपकी 100% हो जाएगी। तो आपने सोचा कि मैं 3 साल पहले ही सारे के सारे इक्विटी एलोकेशन से पैसे निकाल के डेट में डाल दूंगा, उसको सेव कर दूंगा, क्योंकि वो एक नॉन नेगोशिएबल गोल है, मुझे पैसे उस समय चाहिए ही होंगे। तो आपने आखिरी के 3 सालों में 0% इक्विटी एलोकेशन रखी है, 100% डेट एलोकेशन रखनी है टू बी एब्सोल्युटली सेफ। अब यहाँ पे इस कॉलम में हमने कुछ एग्जांपल नंबर्स लिए हैं, कुछ ऐसी इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एग्जांपल नंबर्स लिए हैं कि इक्विटी रिटर्न आपकी कैसी रहती है। तो पहले साल में आपको एग्जांपल के तौर पे 15% के अच्छे रिटर्न्स मिले, पॉजिटिव रिटर्न्स मिले, लेकिन अगले साल -5% के रिटर्न्स मिले, और उसके अगले साल तो और भी स्थिति खराब हो गई, 20% के नेगेटिव रिटर्न्स मिले। लेकिन उसके अगले साल फिर अच्छे रिटर्न्स वापस आ गए, काफी अच्छे रिटर्न्स मिले, 25% की पॉजिटिव रिटर्न रही। उसके अगले साल भी काफी अच्छी रिटर्न रही, 10% की मॉडरेट सी अच्छी डिसेंट रिटर्न थी। और उसके अगले साल तो बहुत अच्छी रिटर्न मिली, 30% की रिटर्न मिली, फिर 2%, -15%, 2%, 20%, 35%। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये काफी फ्लक्चुएशन रहती है। जैसा आप इक्विटी एलोकेशन में देखते भी होंगे, इक्विटी की रिटर्न्स काफी फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं। अगर अपनी एसेट एलोकेशन आपने अच्छे से मैनेज की है तो आपकी फाइनेंशियल गोल्स यूजुअली अचीव हो जाते हैं, अगर आपकी सफिशिएंट सब्सटेंशियल इक्विटी एक्सपोजर रही है तो। फिर मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि 7% की डेट की रिटर्न कांस्टेंट रही है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। शुरू में आपने हो सकता है, ये आपने अभी देखा भी होगा कि पीपीएफ के रिटर्न्स को नीचे कर देने की बात की है गवर्नमेंट ने। जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनकी रिटर्न को कम करने की, उनकी इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात की थी गवर्नमेंट ने, और मोस्ट लाइकली वो काफी जल्दी हो भी जाएगा। इस बार भले ही नहीं किया होगा गवर्नमेंट ने, लेकिन वो होना ही है। अभी हो 1 क्वार्टर में हो, 2 क्वार्टर में हो, 3 क्वार्टर में हो, कभी ना कभी वो हो गई। तो वो हो सकता है कि 6% पे आ जाए, 5% पे आ जाए, फ्यूचर में हो सकता है 2-3% से ज्यादा रिटर्न आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ना मिले। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 7% की नंबर रखी है, लेकिन इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं एक्सेल शीट ही आपको अवेलेबल कर दूंगा, और उस हिसाब से आप यहाँ पे इजिली चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसको आप 6%, 5% जैसे भी, कुछ सालों के लिए आप 7% रख सकते हो, फिर 6% रख सकते हो, फिर आगे चल के हो सकता है रिटर्न और कम हो जाए तो 4-5% रख सकते हो। तो उस हिसाब से आप इसको इजिली चेंज कर सकते हो।
लेकिन बात यह है कि डेट की रिटर्न यूजुअली काफी स्टेबल होती है, तो इसको जरूरत नहीं है कि आप 15% और 10%, 8%, -2% ऐसी ज्यादा रिटर्न नहीं होती है। यूजुअली काफी स्टेबल होती है डेट की रिटर्न, तो एक स्टेबल नंबर की तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हो आप। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कैलकुलेशन वॉक थ्रू कराता हूँ। तो आपने देखा कि 100,000 यानी कि 1 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने पहले साल में, ईयर 1 में 1 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट आपने की, उसकी 60% आपने इक्विटी में डाली थी, 40% आपने डेट में डाला था। तो आपको रिटर्न्स क्या मिलेंगे? दिस नंबर प्लस दिस नंबर। ये तो हमने इनिशियली अज्यूम किया है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो है, यानी कि टोटल कॉर्पस इनिशियल लमसम इन्वेस्टमेंट जीरो है। पहले साल में आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, तो दिस नंबर प्लस दिस नंबर, उसका 60%। ये जो टोटल नंबर आई ये आपकी इक्विटी में एलोकेशन है, राइट? इक्विटी में इन्वेस्टमेंट इतनी है आपकी, 60% ऑफ दिस नंबर प्लस दिस नंबर, और उस पे आपको, उस टोटल नंबर पे आपको 15% की रिटर्न मिली इक्विटी एलोकेशन पे। तो वो टोटल नंबर हो गई, आप देख सकते हो 60% ऑफ 1 लाख प्लस 0, तो 1 लाख यानी कि 60% ऑफ 1 लाख हो जाते हैं 60,000 रुपीज। उस पर 15% की रिटर्न का मतलब होता है 9,000 रुपीज। तो 60,000 प्लस 9,000, 69,000 की ये वैल्यू हो गई। और डेट पे भी वही नंबर्स कैलकुलेट हो रहे हैं, बस इसमें डेट एलोकेशन को लेना है और डेट की रिटर्न्स को लेना है। तो 1 लाख की 40% यानी कि 40,000, उस पर आपको 7% के रिटर्न मिले, यानी कि 2,800 रुपए की रिटर्न आपको मिली, तो उसकी वैल्यू हो गई 42,800 रुपए। अब इसकी टोटल अगर कर दें तो ईयर एंड पे आपकी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस की वैल्यू क्या हुई? दिस प्लस दिस, 69,000 प्लस 42,800, तो उसकी वैल्यू हो गई 1,11,800 रुपए। अब आपको क्या करना है कि ये चूंकि ईयर एंड की कॉर्पस है, ईयर एंड पे आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, अपनी एसेट एलोकेशन की शीट को आप चेक कर रहे हो, दिसंबर में ये फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, एसेट एलोकेशन एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना है, राइट? तो अब क्या करना है कि नेक्स्ट ईयर की एलोकेशन आपने डिसाइड की हुई है 60% 40%, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी जो इस ईयर की एलोकेशन है वो आपने सेम रखा हुआ है, 60% को ही कंटिन्यू किया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे कि 60% ये जो वैल्यू होगी, आप इक्विटी में जो पैसे छोड़ोगे, इक्विटी में आपकी जो एक्सपोजर होगी वो कितनी होगी? 60% ऑफ दिस वैल्यू, ईयर एंड पे जो भी आपकी वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय द एसेट एलोकेशन, इक्विटी एसेट एलोकेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आप इस ईयर के एंड पे प्लान कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट? तो आपको नेक्स्ट ईयर की एसेट एलोकेशन के हिसाब से जो आपकी ईयर एंड की कॉर्पस है उसको डिवाइड कर देना है। तो आपने क्या किया, ये 69,000 में से 1,920 रुपए निकाल लिए। चूंकि ये इक्विटी में आपको अच्छे रिटर्न्स मिले थे, अब क्या हुआ, टोटल में से आपको बैलेंस कर देना है 60-40 रेशियो में, क्योंकि आपको 60% इक्विटी एलोकेशन रखनी है और यहाँ पे आपकी इक्विटी एलोकेशन ज्यादा हो गई थी बिकॉज ऑफ गुड रिटर्न्स इन इक्विटी। तो आपको इक्विटी में से पैसे निकालने हैं, और कितने निकालने हैं? 1,920 रुपए, और 1,920 रुपए आपको डाल देने हैं डेट में। तो 1,920 रुपए जब आप डेट में डाल देते हो तो आपकी वैल्यू हो जाती है 44,720। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था रीबैलेंसिंग, बेसिकली आप यहाँ पे रीबैलेंसिंग कर रहे हो, राइट? तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, रीबैलेंसिंग का फायदा ये होता है कि ऑटोमेटिक आपकी मार्केट टाइमिंग हो जाती है। अगर आपकी इक्विटी रिटर्न्स उस साल अच्छे आए हैं तो आप इक्विटी में से पैसे निकालते हो और डेट में डाल देते हो। अगर आपकी इक्विटी ने उस साल अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, मार्केट नीचे रही है, तो आप डेट से पैसे निकाल के इक्विटी में डाल देते हो, तो आपकी मार्केट टाइमिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, बाय लो सेल हाई ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसी तरह आप नेक्स्ट ईयर की वैल्यू आप देखोगे, उसी तरह के सेम कैलकुलेशंस होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टोटल वैल्यू है 1.5 लाख आपने उस ईयर इन्वेस्ट किए हैं, प्लस ऑलरेडी आपकी इन्वेस्टमेंट थी 1,11,800, उसकी 60% पे आपको -5% के रिटर्न मिले, तो आपकी वैल्यू हो गई 1,49,226। और उसी हिसाब से डेट की भी आप एक कैलकुलेशंस कर सकते हो, 1.5 लाख प्लस 1,11,800 की 40% पे आपको 7% के रिटर्न्स मिले, और आपकी वैल्यू बनी 1,12,050 रुपए। अब इसकी जो टोटल आप फिर से करोगे तो उसको फिर से आपको ईयर एंड पे रीबैलेंस करना है, और आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर की जो इक्विटी और डेट की एलोकेशन आपने डिसाइड की हुई है उस हिसाब से आप इस पैसे के, यानी कि ईयर एंड की जो आपकी कॉर्पस है उसको 60% इक्विटी में डाल दोगे और 40% डेट में रहने दोगे। तो इस बार आप क्या कर रहे हो, पहली बार में आपने देखा था हमने इक्विटी से पैसे निकाले थे और डेट में डाला था। चूंकि सेकेंड ईयर में आपकी इक्विटी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, डेट ने ठीक ठाक से परफॉर्म किया है, स्टेबल रिटर्न्स नहीं है, लेकिन इक्विटी में चूंकि -5% रिटर्न आई है, तो इस साल आप क्या करोगे कि आप देख सकते हो 1,49,000 आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट थी, उसको बढ़ा के आपने 1,56,000, ऑलमोस्ट 1,57,000 कर दिया है। तो आपने बाय लो किया इस बार, क्योंकि मार्केट नीचे थी, तो इस बार आपने इक्विटी में ज्यादा पैसे लगाए और डेट से पैसे निकाल के इक्विटी में डाल दिए। तो इसी हिसाब से आप पूरी कैलकुलेशंस को फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, अगर ये एक्सेल शीट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको ये एक्सेल शीट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन इजीली आप खुद से भी ये एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हो, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, बहुत ईजी है ये एक्सरसाइज। यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस आप फॉलो कर सकते हो, खुद से वीडियो पॉज करके आप खुद से कैलकुलेशंस कर सकते हो, एक्सेल शीट अपनी बना सकते हो और चेक कर सकते हो कि सेम नंबर्स आपके आ रहे हैं या नहीं।
तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स आपने इन्वेस्ट किए होते 21,50,000 रुपए, जो कि सम है, आपने जो टोटल हर साल इन्वेस्टमेंट की है उसकी सम है 21,50,000 रुपए, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स यानी कि 15वें साल के एंड पे आपकी क्या कॉर्पस बनेगी, उसकी वैल्यू बन रही है करीबन 39,16,000, ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास। और अगर ये इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जो फाइनल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बनी है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कॉर्पस, वो अगर आपके टारगेट कॉर्पस फॉर चाइल्ड एजुकेशन उससे बराबर है या उससे ज्यादा है, तो आपने फाइनेंशियल गोल इजीली अचीव कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुल। लेकिन अगर ये कम है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा के अपनी टारगेट कॉर्पस तक पहुंच सकते हो, जो भी डेफिसिट है उसको फुलफिल कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल नीड ऑल दैट मनी, ऑल दोज फंड्स फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन। तो जैसे हमने एक्सेल शीट पे देखा दोस्तों, स्टेयरकेस पैटर्न हमने वहां पे फॉलो किया। पहले 60% एलोकेशन थी, फिर वो घट के 40% हो गई थी, फिर कुछ सालों के बाद घट के वो 20% हो गई थी, और फिर फाइनली वो 0% हो गई थी आखिरी के 3 सालों के लिए। और डेट एलोकेशन 100 माइनस इक्विटी एलोकेशन के हिसाब से बढ़ती जा रही थी। तो आप उस सारी एक्सरसाइज की रिजल्ट्स यहाँ पे स्नैपशॉट में देख सकते हैं, सारी कैलकुलेशंस देख सकते हैं। और जैसे हमने वहां पे डिस्कस भी किया, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी थी 21 लाख के आसपास, 21,50,000 रुपए, और टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कॉर्पस जो भी आपकी ग्रोथ हुई उसके बाद जो आपकी इन्वेस्टेड कॉर्पस की वैल्यू हुई वो करीबन 39 लाख के आसपास हो गई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने लिया है रिटायरमेंट का, और रिटायरमेंट के लिए हम यूज करेंगे रैंप एसेट एलोकेशन। तो रैंप एसेट एलोकेशन आप कैसे फॉलो कर सकते हो उसके हम एग्जांपल एक्सेल शीट पे देखते हैं। तो हम फिर से आ गए हैं दोस्तों अपनी एक्सेल शीट पे। इस बार हम रिटायरमेंट की गोल प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एसेट एलोकेशन देख रहे हैं रिटायरमेंट की गोल के लिए। यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि आपकी करंट इन्वेस्टमेंट, आपकी जो करंट लमसम कॉर्पस है आपके पास, वो 10 लाख की है। 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कहीं किए हुए थे, आपके पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कॉर्पस अभी करेंटली है। तो करंट इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख की है। टाइम टिल गोल यानी कि टाइम होराइजन ऑफ द गोल यहाँ पे मैंने 30 साल रखा है। आप हो सकता है 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो। मैंने यहाँ पे एक एवरेज टाइम होराइजन ली है 30 ईयर्स की। और जैसा आप देख पा रहे हैं ईयर 1 to 30, यहाँ पे मैंने ईयर 1 to 30 30 सालों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि एसेट एलोकेशन की एग्जाम्पल आपको दिखाई है। अब यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल से थोड़ी डिफरेंस है। जैसा हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, वहां पे एक स्टेयरकेस मैनर में पहले 4 साल 60% इक्विटी एलोकेशन थी, फिर अगले 4 साल के लिए 40% इक्विटी एलोकेशन थी, फिर 20%, और फाइनली लास्ट के 3 ईयर्स के लिए इक्विटी एलोकेशन 0 हो जा रही थी। याद है, राइट? यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट स्टाइल है और इसलिए ये रैंप एसेट एलोकेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप शुरू से ही धीरे 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 करके अपनी इक्विटी एलोकेशन को हर साल कम करते जा रहे हो, और डेट एलोकेशन अकॉर्डिंगली उतनी ही बढ़ती जा रही है हर साल। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ईयर 1 में इक्विटी एलोकेशन आपने 80% रखी है। काफी हाई एक्सपोजर इक्विटी में रखी हुई है आपने, क्योंकि आपकी टाइम होराइजन काफी लंबी है। आप रिस्क ले सकते हो, मार्केट की फ्लक्चुएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हो, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है। तो आपने 80% इक्विटी एलोकेशन से स्टार्ट किया, तो अकॉर्डिंगली डेट एलोकेशन आपकी 20% हो गई। 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। और अगले साल अपनी इक्विटी एलोकेशन को आपने 2% घटा दिया, तो 78% इक्विटी एलोकेशन हो गई और 22% डेट एलोकेशन हो गई। फिर आपने अगले साल 2% इक्विटी एलोकेशन घटा दी, तो 76%, फिर 74%। इसी तरह आप देख सकते हो हर साल थोड़ा 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 करके अपनी इक्विटी एलोकेशन को आप घटाते गए हो, और फाइनली जब आप रिटायर होते हो 30 साल के बाद, आपने इक्विटी एलोकेशन अपनी थोड़ी सी तो आपको रखनी है, क्योंकि आपको स्टिल हैंडसम रिटर्न्स चाहिए, डिसेंट रिटर्न्स चाहिए, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। तो मैंने यहाँ पे 20% की इक्विटी एलोकेशन पे यहाँ पे क्लोज कर दिया है। लेकिन आप इसको 0 भी कर सकते हो अगर आप 0% पे ज्यादा कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है आप 0% से मैनेज कर सकते हो, आपके पास इनफ कॉर्पस है, टारगेट कॉर्पस आपकी इतनी बड़ी है, इन्वेस्टमेंट बेस इतना बड़ा है कि आप 0% इक्विटी एलोकेशन से भी मैनेज कर सकते हो, तो आप इसको टेपर करके 0 कर सकते हो, राइट? लेकिन मैंने यहाँ पे 20% पे इसको छोड़ दिया। ये कस्टमाइजेबल है, इजिली एडजस्टेबल है, आप इसको इजिली ट्वीक कर सकते हो। तो उसी हिसाब से चूंकि यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन घटती गई है, तो डेट एलोकेशन बढ़ती गई है, और फाइनली 80% हो गई है इन ईयर 30। और जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, चाइल्ड एजुकेशन के एग्जांपल है, इक्विटी रिटर्न फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं 30% के, तो कभी बहुत नेगेटिव रिटर्न्स भी मिलते हैं, -15%, -25%, -10%। तो फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा रहती है इक्विटी रिटर्न में। और डेट रिटर्न में मैंने शुरू में यहाँ पे 7% की नंबर लिए, फिर उसको मैंने, चूंकि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी बात की थी कि सरकार धीरे धीरे अपने जो सारे स्मॉल सेविंग स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट कम करती जा रही है, रिटर्न कम होते जाएंगे, तो मैंने कुछ सालों के बाद यहाँ पे 6% की रिटर्न ले लिया, फिर फाइनली 5% की रिटर्न लिए। इसको आप और कम कर सकते हो, 2-3-4% तक भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू परसीव द स्मॉल सेविंग स्कीम्स टू रिमेन इन द फ्यूचर। तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने चाइल्ड एजुकेशन के एग्जाम्पल में देखा था। आप क्या कर रहे हो,
टोटल जो ये 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने ईयर 1 में की है प्लस आपके पास 10 लाख की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी, तो दोनों की 80% इक्विटी एक्सपोजर यानी कि इक्विटी एलोकेशन आपकी 80% ऑफ दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट हो जा रही है और उस पर आपको 15% के रिटर्न्स मिले, यानी कि 12 लाख की 80% ऑफ 12 लाख हो जाते हैं 9,60,000 रुपए। तो 9,60,000 पे आपको 15% की रिटर्न मिली और आपकी वैल्यू हो गई 11,04,000 के आसपास। उसी तरह डेट की इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। 20% ऑफ दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट यानी कि 12 लाख की 20% 2,40,000, उस पर आपको 7% की रिटर्न मिली तो आपकी वैल्यू हो गई 2,56,800। अब ईयर वन पे आपकी कॉर्पस की वैल्यू क्या बची, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो ये 13,60,800 रुपए की वैल्यू को अब फिर से बैलेंस करोगे फॉर नेक्स्ट ईयर, तो आपकी नेक्स्ट ईयर की इक्विटी एलोकेशन कितनी है 78% और डेट एलोकेशन है 22%। तो आप क्या करोगे, दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 78% इक्विटी में एक्सपोजर रखोगे, इक्विटी में पोर्टफोलियो एलोकेशन आपकी वैसी होगी, और 22% ऑफ दिस अमाउंट 13,60,800 की 22% आप डेट में डाल दोगे। तो चूंकि आपको फर्स्ट ईयर में रिटर्न्स इक्विटी में अच्छे मिले थे और डेट में स्टेबल रिटर्न्स मिले थे, तो आपने 11 लाख यहाँ पे 11,04,000 जो वैल्यू है वहां से इक्विटी से पैसे निकाले, उसको कम करके 10,61,000 कर दिया और डेट में 2,56,000 को बढ़ा के 2,99,000 रुपए डाल दिए, डेट में पैसे डाल दिए, आपकी रीबैलेंसिंग हो गई फॉर नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर आपको -5% के रिटर्न्स इक्विटी में मिले, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे हमने चाइल्ड एजुकेशन के एक्सेल शीट में देखा था, आप क्या करोगे कि डेट में से पैसे निकालोगे, यहाँ पे 3,90,000 की वैल्यू थी, उसमें से पैसे आपने निकाले 3,89,000 रुपए कर दिए और उस डेफिसिट को इक्विटी में डाल दिया। तो यहाँ पे आपने बाय लो किया फिर से, क्योंकि मार्केट नीचे थी, पहले साल में मार्केट ऊपर थी, तो आपने पैसे निकाल के डेट में डाले, सेल हाई किया। दूसरे साल में मार्केट चूंकि नीचे थी, तो आपने डेट में से पैसे निकाल के इक्विटी में डाले, बाय लो किया। तो इसी हिसाब से आप कैलकुलेशंस को फिर से फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे बस एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी साल की जो ईयर एंड की कॉर्पस होगी इक्विटी और डेट में, दैट विल डिपेंड ऑन द इक्विटी एलोकेशन एंड डेट एलोकेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो आपकी ईयर एंड की कॉर्पस की एसेट एलोकेशन डिपेंड करेगी कि नेक्स्ट ईयर आप कैसी एसेट एलोकेशन रख रहे हो इक्विटी और डेट में। उस साल की एसेट एलोकेशन नहीं, नेक्स्ट ईयर की एसेट एलोकेशन। जैसे हमने चाइल्ड एजुकेशन के भी एग्जांपल में देखा था, सेम कैलकुलेशंस यहाँ पे भी हैं, बस थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है क्योंकि टाइम होराइजन 30 सालों की है। तो आप देख सकते हो 30 सालों के बाद आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की, दिस इनिशियल वैल्यू 10 लाख प्लस आप हर साल जो इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो 30 सालों तक उसकी वैल्यू। तो आपने 30 सालों के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट की है 2,18,75,000 रुपए और आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई 30 सालों के बाद ग्रो होके 5,70,00,000 के आसपास, 5,69,56,000 के आसपास। तो यहाँ पे बस चाइल्ड एजुकेशन के एग्जांपल से अगर कंपेयर करें तो केवल एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन आप स्टैगर्ड वे में रैंप एसेट एलोकेशन के हिसाब से धीरे धीरे हर साल 2% कम करते जा रहे हो और फाइनली 20% पे छोड़ दे रहे हो, और उसी हिसाब से डेट एलोकेशन आपकी 2% करके हर साल बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे करके इक्विटी एलोकेशन कम होती जा रही है, डेट एलोकेशन बढ़ती जा रही है। वहां पे हमने देखा था चाइल्ड एजुकेशन के गोल में कि वहां पे 4 सालों के लिए आपने डेट एलोकेशन फिक्स रखी थी, इक्विटी एलोकेशन फिक्स रखी थी, फिर उसको 4 साल के बाद अचानक से स्टेयरकेस मैनर में घटा दिया था, फिर 4 साल के लिए उसको सेम रखा था, फिर 4 साल के बाद उसको स्टेयरकेस मैनर में फिर से घटा दिया था। और यहाँ पे वो इक्विटी एलोकेशन की रिडक्शन बहुत ही ग्रेजुअल मैनर में हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, इसलिए इसको रैंप एसेट एलोकेशन में कहता हूँ और उस वाले को स्टेयरकेस एसेट एलोकेशन में कहता हूँ। तो जैसा हमने एक्सेल शीट पे देखा दोस्तों, ये एक रैंप एसेट एलोकेशन पैटर्न था। पिछले वाले केस में चाइल्ड एजुकेशन के स्पेसिफिक गोल के लिए हमने देखा था कि कैसे आप स्टेयरकेस पैटर्न यूज कर सकते हो, और इस एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे आप रैंप एसेट एलोकेशन पैटर्न यूज कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों की जो डिफरेंस है, जो छोटी सी डिफरेंस है, सटल डिफरेंस है, वो आपको समझने में मदद मिली होगी इस न्यूमेरिकल एग्जांपल से। और यही उस शीट की फाइनल स्नैपशॉट आप देख सकते हैं। एट द एंड ऑफ 30 इयर्स टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 2,18,00,000 के आसपास और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कॉर्पस थी करीबन 5,70,00,000 के आसपास। तो मेरी ओवरऑल थॉट्स, इन सारे एग्जांपल्स और सारी थॉट प्रोसेस को समझने के बाद मेरी ओवरऑल थॉट्स यही है दोस्तों, फिर से मैं एक बार रिटरेट कर रहा हूं, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, इंप्लीमेंट, इंप्रूव एंड रिफाइन योर एसेट एलोकेशन ईच ईयर फॉर ईच फाइनेंशियल गोल। इसमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा कि कैसी एसेट एलोकेशन आपको मदद करती है, आपके लिए सूटेबल है, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंफर्टेबल रखती है, आपको पीसफुली स्लीप करने देती है और आपके गोल्स को अचीव करने में भी आपकी मदद करती है। तो दोनों चीजों का बैलेंस आपको तभी समझ में आएगा व्हेन यू एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इंप्लीमेंट करें। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये नहीं कि हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंटेशन करनी है,
एक्सपेरिमेंट करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जब आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि ये एसेट एलोकेशन आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं, या फिर आपको ज्यादा इक्विटी एलोकेशन रखने की जरूरत है। आप ज्यादा इक्विटी एलोकेशन अफोर्ड कर सकते हो, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है, आप ज्यादा परटर्ब नहीं होते हो, आप ज्यादा चिंतित नहीं होते हो क्योंकि आपकी गोल्स काफी लंबी हैं, आपको इंटरमीडिएट फ्लक्चुएशन से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कोई एंग्जाइटी नहीं होती है। तो अपनी इक्विटी एलोकेशन को बढ़ा भी सकते हो। तो इसी हिसाब से आपको इसको अपडेट करते रहना है, ट्वीक करते रहना है, इंप्रूव और रिफाइन करते रहना है योर एसेट एलोकेशन ईच ईयर। हर साल आप डिसाइड कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर की इक्विटी एलोकेशन और डेट एलोकेशन आपकी कैसी रहनी है, एसेट एलोकेशन कैसी रहनी है। हर साल आप उसको चेंज करते रह सकते हो। एंड इट हैज टू बी फॉर ईच फाइनेंशियल गोल। आई कैन नॉट स्ट्रेस इट एनफ, आई कैन नॉट ओवर एम्फसाइज कि हर फाइनेंशियल गोल की एसेट एलोकेशन आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि हर फाइनेंशियल गोल आपकी डिफरेंट टाइम होराइजन की है। तो ये जो सारी एक्सपेरिमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन है और इंप्रूवमेंट और रिफाइनमेंट है, ये सारी ईच ईयर होनी चाहिए आपके डिफरेंट फाइनेंशियल गोल के लिए सेपरेटली। कीप इट अपडेटेड, कॉन्टेक्चुअल एंड इवॉल्विंग। ऑलरेडी हमने ये सब बातें कर ली हैं कि आपको हर साल आपकी थॉट प्रोसेस आपकी अगर थोड़ी इवॉल्व होती है, आप थोड़ा और सीखते हो इक्विटी के बारे में, या फिर इक्विटी के बारे में आपको थोड़ा ये लगने लगता है कि नहीं ये तो उतना सेफ नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, मुझे कम करनी है इक्विटी एलोकेशन, तो यू कैन कीप अपडेटिंग योर एसेट एलोकेशन। यू हैव टू कीप इट कॉन्टेक्चुअल। अगर आपकी कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, आपकी अगर कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके चलते आपको अपनी एसेट एलोकेशन में चेंज करना है, तो यू हैव टू कीप इट कॉन्टेक्चुअल। अपनी कॉन्टेक्स्ट जैसी भी, आपकी सिचुएशन सिनेरियो जैसी भी है, उस हिसाब से आपको इसको कॉन्टेक्चुअल रखना है और इवॉल्व करते रहना है। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर एसेट एलोकेशन, क्योंकि आपकी परिस्थितियां आप सबसे अच्छी जानते हो। यू नो योर सिचुएशन द बेस्ट। आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, हम कमेंट्स में इंटरैक्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स और क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन इवेंचुअली यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर एसेट एलोकेशन। इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस, इस तरह के आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे कंसल्ट करके आपको ये आइडिया लग सकता है कि कैसे एसेट एलोकेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली आपकी सिचुएशन, आपके थॉट प्रोसेस को आप सबसे ज्यादा जानते हो। तो देयर कैन बी नो बेटर जज ऑफ योर एसेट एलोकेशन देन यू योरसेल्फ। You are the best judge of your asset allocation. So the final decision on your asset allocation, how you change your asset allocation, should be no one else. तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इतनी जो लंबी हमने डिस्कशन की, ये 2 पार्ट वीडियो हमने ऑलमोस्ट ये एसेट एलोकेशन पे 2 पार्ट वीडियो बनाई। पहली वाले में हमने रीबैलेंसिंग के एग्जांपल समझे, एसेट एलोकेशन की जरूरत को समझा, एसेट एलोकेशन के फायदों को समझा, और दूसरी वाले में हमने 2 तरह के एसेट एलोकेशन की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखी, स्टेयरकेस पैटर्न की और रैंप एलोकेशन पैटर्न की। और इन दोनों से न्यूमेरिकल एग्जांपल से हमने और अच्छे डिटेल्ड तरीके से समझा कि कैसे आप इजीली अपनी एसेट एलोकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी भारी भरकम चीज नहीं है। एक बार आपको अगर समझ में आ जाते कि ये एक्चुअली है क्या, कर क्या रहे हैं हम इस एसेट एलोकेशन एक्सरसाइज में, तो आप बहुत इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की, गोल प्लानिंग की। इसको आप इग्नोर ना करें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में। तो डेफिनेटली इसको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अपने थॉट्स को गैदर करें, और उसके बाद अपनी एसेट एलोकेशन को डिफाइन करके, कैलकुलेशंस करके हर साल उसको आप चेक करते रहें, अपडेटेड रखें, इवॉल्विंग रखें, फ्रेश रखें। और आई विश कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन आपके इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस में, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपके लिए यूजफुल होंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। यही मेरी आशा और यही मेरी विश है आपके लिए। अगर कोई क्वेश्चंस या क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, कोई डाउट्स बच गए हैं इस न्यूमेरिकल एग्जांपल से रिलेटेड, कोई एक्सेल शीट से रिलेटेड डाउट है, तो मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताएं। अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस या डिटेल्स है जो आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, जो मैं आपको और हेल्प कर सकता हूं किसी तरीके से, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट अस ट्राई टू हैव सम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन ओवर देयर, ताकि ये सबको हेल्प करे, सबको बेनिफिट करे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।